हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, गणिता प्रकाश, इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रखा है। यहाँ पर एक्सप्रेशंस यूजिंग लैटर नंबर्स। तो आज की क्लास में हम 4.4 वाला टॉपिक करने वाले हैं। 4.3 तक के टॉपिक्स चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। इस टॉपिक में आपसे क्या कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की सिंप्लीफिकेशन जानेंगे कि कैसे हम उन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। So earlier we found expression to find perimeter of different regular figures in terms of their side. हमने लास्ट वाले टॉपिक में एक्सप्रेशंस जाने थे कि हम पैरीमीटर, अगर हमारे को किसी रेगुलर पॉलीगन के पैरीमीटर्स निकालने हो तो कैसे निकालते हैं। जैसे स्क्वायर का 4a था, इक्विलेटरल ट्राइंगल का 3a, पेंटागन का आपके पास था यहाँ पर 5a, ऐसे निकाले थे ना। तो लेट अस नाउ फाइंड एन एक्सप्रेशन टू फाइंड द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब हम रेक्टेंगल का जानेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल की सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती। तो उसका एक्सप्रेशन कैसे बन सकता है वो हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ रेक्टेंगल उन्होंने बना के दिया है। तो आपसे कह रहे हैं, एज इन द प्रीवियस केसेस वी विल फर्स्ट डिस्क्राइब हाउ टू गेट द पैरीमीटर व्हेन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर नोन। तो हम पहले के केसेस अगर देखें तो हमें ये बताया गया कि हम पैरीमीटर कैसे निकालते हैं अगर हमारे को लेंथ और ब्रेथ पता हो तो फाइंड द सम ऑफ द लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। यही तो करते हो आप, पेरीमीटर ऐसे ही तो निकालते हैं। पेरीमीटर का मतलब है बाउंड्री। तो ये दोनों आपके पास जो है ब्रेथ है और ये दोनों आपके पास लेंथ है। तो दो लेंथ और दो ब्रेथ को प्लस कर देते हो तो आपका पेरीमीटर आ जाता है। ठीक है, तो अब आगे आपसे कह रहे हैं, लेट अस यूज द लेटर नंबर एल एंड बी इन प्लेस ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। तो पूरा लेंथ और ब्रेथ लिखने की वजह उसका इनिशियल्स यूज कर देते हैं, एल और बी। लेट पी डिनोट द पैरीमीटर, और पूरा पैरीमीटर लिखने की जगह हम उसे पी से डिनोट करेंगे पैरीमीटर। तो पैरीमीटर क्या हो जाएगा, एल प्लस बी, क्योंकि दो एल है और दो बी है। इन्हें एक ऑर्डर में लिख लेते हैं, एल प्लस बी एक साथ लिख लिया। तो एज वी नो दिस रिप्रेजेंट नंबर, सो द टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। हम इन्हें किन्हीं भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। मतलब 2+3 करो, 3+2 बात एक ही है। एल प्लस बी करो या बी प्लस एल करो, बात एक ही है। तो उन्होंने एक प्रॉपर ऑर्डर में लिख दिया है यहाँ, जिसमें उन्होंने बोला कि हम एल प्लस एल को क्या कर सकते हैं, 2l लिख सकते हैं, और बी प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, 2b लिख सकते हैं। तो पैरीमीटर यहाँ से निकल गया 2l प्लस का 2b। ये रहा, क्लियर। नोटिस दैट द इनिशियल एक्सप्रेशन एल प्लस एल प्लस बी एंड द फाइनल एक्सप्रेशन 2l प्लस 2b दैट वी गॉट फॉर द पैरीमीटर लुक डिफरेंट। ध्यान से देखो, जो इनिशियली आपका एक्सप्रेशन था पैरीमीटर का वो ये था, और जो हमने अब बनाया है वो ये है, और दोनों ही दिखने में बहुत अलग हैं। हाउएवर दे आर इक्वल, वैल्यूज इक्वल ही आएगी। आप चाहे इसको यूज करो फर्स्ट वाले को चाहे सेकेंड वाले को, इक्वल ही आएंगी। सिंस द एक्सप्रेशन वाज ऑब्टेन फ्रॉम द इनिशियल वन बाय अप्लाइंग द सेम रूल्स एंड ऑपरेशंस वी डू फॉर नंबर्स। हमने बनाया तो उसी रेक्टेंगल के ही एक्सप्रेशन है, सेम ही रेक्टेंगल के दो एक्सप्रेशंस बनाए ना, तो वैल्यू तो सेम ही आएगी। तो आप किसी भी एक्सप्रेशन से निकाल लो, वैल्यू आपके पास दोनों केस में सेम आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इफ वी असाइन l इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4, l मैंने 3 लिया और b 4 लिया है। तो अगर इस एक्सप्रेशन में देखूँ तो l 3 है और b मेरे पास 4 है। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 4 2 जा 8, आंसर 14 आ जाएगा। लेकिन अगर अपने फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में रखूँ तो 3 + 4 + 3 + 4 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तब भी 14 ही आएगा। तो आप किसी भी एक्सप्रेशन में रख लो, दोनों ही केस में आपके पास आंसर 14 आ रहा है। वी कॉल द एक्सप्रेशन 2l + 2b द सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो हम कह सकते हैं कि जो ये वाला एक्सप्रेशन था ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है और कुछ नहीं है, पर वैल्यू दोनों से हमारे पास सेम आएगी। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, उन्हें करते हैं। एग्जाम्पल 5 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हियर इज द टेबल शोइंग द नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर सोल्ड इन अ शॉप। एक शॉप पे कितनी पेंसिल और इरेजर बिकती हैं एक दिन में, वो आपको यहाँ बता रखा है। द प्राइस पर पेंसिल इज C एंड द प्राइस पर इरेजर इज D। मैंने माना पेंसिल का प्राइस C है और इरेजर का प्राइस D है, बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। फाइंड द टोटल मनी अर्न बाय द शॉपकीपर ड्यूरिंग दिस 3 डेज। इन 3 दिनों में शॉपकीपर ने कितना अर्न किया वो बताना है। डे 1 में 5 पेंसिल बिकी थी, डे 2 में 3 बिकी थी, डे 3 में 10 पेंसिल सोल्ड हुई थी। डे 1 में 4 इरेजर सोल्ड हुई थी, डे 2 में 6 हुई थी और डे 3 में 1 हुई थी। तो एक पेंसिल की कॉस्ट C है तो 5 की कितनी होंगी, 5C। 3 पेंसिल की 3C, 10 पेंसिल की 10C। तो पूरे 3 दिन में कितनी पेंसिल बिकी, 5C + 3C + 10C। टोटल इतने ही पैसे तो मिलेंगे, तो 18C। जितनी भी कॉस्ट होगी उसको 18 से इंटू कर देंगे, शॉपकीपर को उतने पैसे मिलेंगे पेंसिल के बदले।
कितनी इरेजर सोल्ड हुई, तो 4D, 6D और 1D, टोटल आपके पास 11D, इतने पैसे मिलेंगे इरेजर को बेच के। डी जो भी होगा तो वो उतना मिल जाएगा। अब आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, लेट अस फर्स्ट फाइंड द मनी अर्न बाय द सेल ऑफ द पेंसिल। पेंसिल से कितनी हमने अर्न किया उस शॉपकीपर ने, वो देखते हैं। द मनी अर्न बाय सेलिंग पेंसिल ऑन डे 1 इज 5C, पहले वाले की 5C है। सिमिलरली द मनी अर्न बाय सेलिंग पेंसिल ऑन डे 2 इज, डे 2 की कितनी हो जाएगी 3C, डे टी की 10C। ये हमें फिल करना था, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द टोटल मनी अर्न बाय द सेल ऑफ पेंसिल इज, जो मैंने यहाँ लिखा है वही टोटल है। कैन यू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन फर्दर एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ टर्म। क्या आप इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हो? बिल्कुल, क्योंकि ये तीनों आपकी लाइक टर्म्स हैं, तो हम लाइक टर्म्स को ईजिली ऐड कर सकते हैं। आंसर 18 आ जाएगा। द एक्सप्रेशन मीन्स 5 times C is added to 3 times C is added to 10 times C. So in total the letter number C is added 5, 3 plus 10 times. This is what we have seen as a distributive property of number. हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जाना था और हमारा आंसर यहाँ से 18C आ जाएगा। आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो 18C। अब आगे आपसे कह रहा है C is 50, मान लो C 50 है, तो बताओ टोटल अमाउंट कितनी अर्न की होगी उसने पेंसिल से। तो 18 इंटू में 50 तो किया होगा उसने टोटल अमाउंट, तो 0 8 5 जा 40, तो टोटल उसने 900 रुपीज़ अर्न किए हैं 3 दिन में पेंसिल को बेच के, क्योंकि C मुझे यहाँ पर 50 दे रखा था। क्लियर। अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मनी अर्न बाय सेलिंग इरेजर। अब इरेजर का भी एक्सप्रेशन आपको ही बनाना है, जो हम ऑलरेडी यहाँ पर बना चुके हैं। 4D प्लस 6D प्लस D इज इक्वल्स टू में 11D, तो यही आपको यहाँ पर लिख देना है एज इट इजी। देन सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, तो हमने साथ साथ सिंप्लीफाई भी कर दिया है। आगे कह रहे थे एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मनी अर्नड बाय सेलिंग पेंसिल एंड इरेजर ड्यूरिंग दिस 3 days इज 18C प्लस 11D। अब अगर मैं पेंसिल और इरेजर का मिला के देखूँ, तो पेंसिल का ये और इरेजर का ये है, तो दोनों का मिला के ये आ गया। कैन द एक्सप्रेशन 18C प्लस 11D भी फर्दर सिंप्लीफाई? नहीं, ये फर्दर सिंप्लीफाई तभी होगा जब हमारे को C और D की वैल्यू दी होगी, पर हम इन्हें डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास लाइक टर्म्स नहीं है। There is no way of further simplifying this expression as it contains different letter numbers. Different letter numbers मतलब अलग अलग लेटर है, एक C है एक D है। सेम होते दोनों C या दोनों D तो ज़रूर ऐड हो जाता। It is in simplest form, तो ये अपनी पहले से ही simplest form में है। In this problem we saw the expression 5C plus 3C plus 10C getting simplified to the expression 18C। कह रहा है हमने ये जाना कि जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 18C आया। सिमिलरली जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया था इरेजर वाले को, तो हमारा आंसर 11D आया था। ठीक है। अब आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, चेक दैट बोथ एक्सप्रेशन टेक सेम वैल्यू व्हेन C इज रिप्लेस बाय डिफरेंट नंबर। अगर आप C को किसी दूसरे नंबर से रिप्लेस कर दो तो आंसर सेम आएगा, डेफिनेटली सेम आएगा। आपने यहाँ पर लिखा है 18C क्योंकि आपने कॉस्ट C ले रखी थी। अब मान लो आपने लेट कर लो यहाँ पर, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल भी P, तो अब आपका जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 18P बन जाएगा। तो अगर P की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। उसमें C में पुट कर दो तो आ जाएगा। तो आप कोई सा भी C की जगह वर्ड को, नंबर को रिप्लेस कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर कॉस्ट दे रखी होगी। जैसे यहाँ ऊपर दे रखी थी आपको कॉस्ट 50 है C, तो अगर वो P देगा तो P की जगह पुट हो जाएगा। ठीक है। आगे आपसे क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 6 में, A big rectangle is split into 2 smaller rectangle as shown. Write an expression describing the area of bigger rectangle. आपसे यहाँ पर कह रहा है कि एक बड़ा रेक्टेंगल है जिसको आपने स्प्लिट कर दिया 2 छोटे रेक्टेंगल्स में, ये रहे वो 2 छोटे रेक्टेंगल्स। अब आपको लेकिन छोटे रेक्टेंगल का एरिया नहीं लिखना, आपको एक्सप्रेशन किसका लिखना है, बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया का एक्सप्रेशन लिखना है। तो सबसे पहली बात, इस एक्सप्रेशन को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, वो यहाँ देखो। The area of smaller rectangle is 4V square unit and 3V square unit. इस वाले रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 4V L इंटू बी, इस वाले का हो जाएगा 3V L इंटू बी, क्योंकि ये तो सेम ही होगा ना, V लेंथ अलग अलग हो गई। द एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल कैन बी फाउंड इन 2 ways। आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। फर्स्ट वन इज बाय डायरेक्टली यूजिंग इट साइड लेंथ V एंड 4 + 3, और बाय एडिंग द एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल। सॉरी, कह रहा है आपसे या तो आप डायरेक्टली निकाल लो, तो फर्स्ट वे में आप कैसे निकाल सकते हो, बिगर वाले का निकाल लो। यहाँ में L इंटू में B है, तो आप कैसे निकाल लोगे,
तो आपके पास एल हो जाएगा 12 और वी, तो यहाँ आ जाएगा 12v डायरेक्ट। सेकेंड वे में कैसे निकाल लोगे, दोनों छोटे रेक्टेंगल के एरियाज को ऐड कर दो, तो 4v प्लस का 3v, आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमने गलती कर दी, यहाँ 12 नहीं आएगा, 4 + 3 तो 7 हो जाएगा ना, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया गलती से, तो 7v आ गया। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 7v। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आप किस तरीके से निकालते हो, पर दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। या तो आप दोनों छोटे रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल के ऐड कर दो, या फिर आप डायरेक्टली एक बड़े रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हो बाय यूजिंग द डायमेंशंस। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट वे गिव्स 7v एंड द सेकेंड वे गिव्स 4v + 3v। वी नो दैट दे आर इक्वल, 4v + 3v is equal to 7v, and this is required expression for the area of bigger rectangle. As earlier, a big rectangle is split into two smaller rectangle as shown below. Write an expression to find the area of rectangle AEFD. अगेन यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है, उन्हें दो रेक्टेंगल्स में स्प्लिट कर दिया गया है, आपको एरिया निकालना है AEFD, सिर्फ इसका एरिया निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे वो आपको बताना है। चलो यहाँ करते हैं। इवन इन दिस केस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEFD कैन बी फाउंड इन 2 वे। इसको भी आप दो तरीके से निकाल सकते हो। हाउ? बाय डायरेक्टली यूजिंग द साइड लेंथ n एंड 12 - 4। देखो ध्यान से देखो एक बार यहाँ पर, तो ये पूरा 12 है और इतनी आपको 4 दे रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 4 होगी, तो बाकी की बची हुई 8 हो गई, तो इसका L इंटू भी कितना आ गया, 8n आ गया। या फिर आप दूसरा तरीका क्या लगा सकते हो, इस पूरे बड़े वाले रेक्टेंगल में से इस छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर दो, तो ये वाले का आ जाएगा। तो बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 12n, छोटे वाला है 4n, तो आंसर आ जाएगा 8n। दोनों केस में 8n आएगा, कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। तो उन्होंने दूसरा मेथड यही बोला है, सब्ट्रैक्टिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल EBCF, मतलब बड़े वाला जो है, छोटे वाला ये वाला जो है, इसको बड़े वाले में से लेस कर दो। ठीक है। द फर्स्ट मेथड गिव अस 8n एंड द सेकेंड मेथड गिव अस 12n - 4n। और 12n और 4n को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों में वेरिएबल सेम है, तो ये हमारी लाइक टर्म्स है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEFD। क्लियर। सेट्स ऑफ टर्म्स सच एज 5c, c, 10c, 12n - 4n दैट इन्वॉल्व द सेम लेटर नंबर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। तो जो मैं अभी तक वर्ड बोलती आ रही हूँ, ये लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है, तो वो यही है जिनमें हमारे पास वेरिएबल्स सेम होते हैं, ये वाले, तो वो लाइक टर्म्स होती हैं। लेकिन जिनमें वेरिएबल्स सेम नहीं होते, फॉर एग्जांपल 18c एंड 11d, उनको हम बोलते हैं अनलाइक टर्म्स, और हम उन्हें कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन इज, एज वी हैव सीन लाइक टर्म्स कैन बी एडिड टुगेदर एंड सिंप्लीफाइड इनटू सिंगल टर्म। तो ये हमने जाना कि हम लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं और एक सिंप्लीफाइड करके उन्हें एक सिंगल टर्म में आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम लाइक टर्म को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बट अनलाइक टर्म्स को ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अ शॉप रेंट आउट चेयर एंड टेबल फॉर अ डे यूजेस। एक शॉप है, वो चेयर और टेबल को ना रेंट पे देती है, मतलब किराए पे देती है, कि एक दिन अगर आपने चेयर टेबल यूज़ किए तो इतना पैसा लगेगा, 2 दिन किए तो इतना पैसा लगेगा। टू रेंट देम वन हैज़ टू फर्स्ट पे द फॉलोइंग अमाउंट पर पीस। तो रेंट पे लेने के लिए हमें कितने पैसे देने पड़ते हैं, अगर हम चेयर लेते हैं तो 40 रुपये देंगे और टेबल लेते हैं तो 75 रुपये देंगे। व्हेन द फर्नीचर इज रिटर्न, जब आप वो चेयर टेबल उन्हें वापस कर दोगे शॉप पे ही, क्योंकि आपने रेंट पे लिया है, खरीदा नहीं है, तो कभी ना कभी तो वापस करोगे, 10 दिन यूज़ करके, 15 दिन, 5 दिन यूज़ करके वापस करोगे ना। तो जब आप उन्हें वापस करोगे ना, तो शॉपकीपर आपको कुछ पैसे वापस दे देगा। इसका मतलब इन 40 और 75 में कुछ सिक्योरिटी अमाउंट है जो ऑलरेडी इंक्लूड है। वापसी के टाइम पे शॉपकीपर कुछ पैसे देगा, चेयर पे 6 रुपये वापस दे देगा और टेबल पे 10 रुपये दे देगा। ठीक है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ रुपीज पेड इफ एक्स चेयर एंड वाई टेबल्स आर कैरिड रेंटेड। अब एक एक्सप्रेशन बनाओ कि अगर आपने टोटल एक्स चेयर लिए हैं रेंट पे और वाई चेयर टेबल लिए हैं रेंट पे, तो एक की कॉस्ट है 40, अब आपने एक्स लिए हैं तो 40x हो जाएगा, और एक का रेंट था 75 टेबल का, वाई लिए है तो 75y हो जाएगा। ठीक है। आगे आपसे कह रहा है, फॉर एक्स चेयर एंड वाई टेबल लेट अस फाइंड द टोटल अमाउंट पेड एट द बिगिनिंग एंड द अमाउंट वन गेट्स बैक आफ्टर रिटर्निंग द फर्नीचर। तो हम पहले ही निकालते हैं उसे टोटल पहले कितना पैसा देना पड़ेगा और कितना पैसा उसे वापस मिलेगा जब वो चेयर और टेबल रिटर्न करेगा शॉपकीपर को। तो इतना तो उसको देना पड़ेगा,
और उसे मिलेगा कितना, 6x माइनस प्लस का 10y, इतना उसे वापस मिल जाएगा 10y। एक चेयर पे 6 रुपये मिलेंगे और एक टेबल पे 10 रुपये वापस मिलेंगे, है ना। तब आपसे यहाँ पर आगे क्या कह रहे हैं, डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू गेट दिस अमाउंट। पूरा ये प्रोसीजर यहाँ बता रखा है आपको। द टोटल अमाउंट इन रुपीज़ पेड एट द बिगनिंग में आप कितना दोगे, इतना ही तो दोगे, तो वही लिखा है। एंड द टोटल अमाउंट रिटर्न इज, इतना आप वापसी लोगे। तो इसका मतलब टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी हमारे पास, हम इतना पे करेंगे और शॉपकीपर हमें इतना रिटर्न कर देगा, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, टोटल अमाउंट हमने एक्चुअली कितना पे किया वो हमने यहाँ निकाल लिया। कैन वी सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, इफ़ येस हाउ, इफ़ नॉट वाई नॉट। क्या हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डेफिनेटली आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो 40x प्लस 75y है। अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो हमने सीखा था जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस का माइनस हो गया है। अब हम अपनी लाइक टर्म्स देखें तो ये दोनों है, क्योंकि इन दोनों के वेरिएबल x हैं। 40 में से 6 जाएगा तो 34 बचेगा, x ऐसे ही रहेगा। ऐसे ये दोनों लाइक टर्म्स हैं 75 और 10y, क्योंकि इन दोनों के लास्ट में y लगा है, माइनस करेंगे तो 65y। तो हम इसे ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एट लास्ट टोटल अमाउंट हम इतना पे करेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रिकॉलिंग हाउ वी ओपन ब्रैकेट्स इन एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमने ये जाना था चैप्टर नंबर 2 में कि हम ब्रैकेट्स को कैसे ओपन करते हैं, अंदर का साइन चेंज होके, तो उन्होंने भी वही ब्रैकेट को यहाँ ओपन कर दिया। सिंस द टर्म्स कैन बी एडिड इन एनी ऑर्डर, आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो। द रिमेनिंग ब्रैकेट कैन बी ओपन एंड द एक्सप्रेशन बिकम दिस। देन आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यही आ जाएगा जो अभी हमने ऊपर सॉल्व किया है। क्लियर। आगे आपसे क्या कह रहे हैं, द एक्सप्रेशन 40x प्लस 75y माइनस 6x प्लस 10y इज सिंप्लीफाइड टू दिस। अब आप इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये दोनों आपके पास अनलाइक टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ x है यहाँ y है, तो आप इन्हें ऐड नहीं कर सकते हो। तो इतना अमाउंट आप टोटल यहाँ पर क्या करोगे, पे करोगे। क्लियर है। कुड वी हैव रिटर्न द इनिशियल एक्सप्रेशन एज दिस। क्या हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते थे, क्योंकि जब आप इसे ओपन करोगे वापसी तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 6x और माइनस 10y ही आएगा। तो लिख सकते हो आप इसे ऐसे भी और वैसे भी लिख सकते हो। कुछ नहीं किया आपने, हमने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में जाना था कि हम ये लिखें या फिर प्लस डाल के इस 4 का इन्वर्स लिखें। बात एक ही है, वैल्यू सेम आएगी। सेम इन्होंने क्या किया, यहाँ पर प्लस कर दिया और इसका इन्वर्स लिख दिया है। तो जो हमने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में सीखा है चैप्टर नंबर 2 में वही किया है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 8 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, चारू हैज़ बीन थ्रू 3 राउंड ऑफ क्विज, हर स्कोर्स इन द 3 राउंड्स आर 7p माइनस 3q, 8p माइनस 4q एंड 6p माइनस 2q। कह रहा है गर्ल है चारू, उसने क्विज खेला होगा, तो 3 राउंड हुए थे, उसके स्कोर तीनों राउंड के आपको दे रखे हैं। ये फर्स्ट राउंड का, ये सेकेंड राउंड का, ये थर्ड राउंड का है। Here, P represent the score for the correct answer and Q represent the penalty for an incorrect answer। हुआ क्या, उसने कुछ आंसर सही दिए थे, कुछ आंसर गलत दिए थे, तो जो सही आंसर दिए थे उसका उसे स्कोर मिला है P, हर एक क्वेश्चन का P मिला है। और जो उसने गलत आंसर दिए थे उस पर उसको पेनल्टी लगी, मतलब चार्ज लगा, तो उस पर उसे Q नंबर उसके डिडक्ट हो गए, ठीक है। अब आगे आपसे क्या कह रहा है, व्हाट डू ईच ऑफ दिस एक्सप्रेशन मीन्स। इन एक्सप्रेशंस का मतलब क्या है। तो if the score for the correct answer is P, then the penalty for the wrong answer is 1, then चारू score in the first round। मान लो सही आंसर के 4 नंबर मिलते हैं और गलत आंसर के 1 नंबर कटता है, तो फिर चारू को फर्स्ट राउंड में कितने मार्क्स मिले वो बताने हैं। तो चारू के फर्स्ट राउंड में ये है, इतने नंबर आए हैं। तो अब मैंने P की जगह 4 पुट कर दिया। ध्यान रखना ये 7 × 4 है, इसे 74 मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। और Q की जगह हमने 1 पुट कर दिया, तो 7 4 जा 28 माइनस का 3, तो फर्स्ट राउंड में उसके 25 मार्क्स आए हैं। क्लियर। अब वो कह रहे हैं व्हाट आर हर स्कोर्स इन द सेकेंड एंड थर्ड राउंड। सेकेंड और थर्ड राउंड के भी बता दो फिर साथ के साथ। तो सेकेंड राउंड में उसके नंबर कितने आए थे पहले वो देखते हैं हम यहाँ। तो उसके नंबर थे 8p माइनस का 4q, इतने मार्क्स थे। तो P की जगह मैंने 4 रख दिया और Q की जगह मैंने 1 रख दिया। 4 8 जा 32 माइनस 4 1 जा 4, आंसर इज 28। सेकेंड राउंड में उसके 28 मार्क्स आए। सिमिलरली अगर मैं उसके थर्ड राउंड में देखूं तो थर्ड राउंड में उसके मार्क्स कितने थे, 6p माइनस 2q,
P की जगह पर मैंने 4 रख दिया और Q की जगह पर मैंने यहाँ पर 1 रख दिया, ठीक है, यहाँ पर Q है। तो 6 4 जा 24, 2 1 जा 2, उसके स्कोर थे 22। सेकेंड राउंड में उसके ज़्यादा स्कोर थे एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड थर्ड, है ना। अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, वट इफ़ देयर इज़ नो पेनल्टी वट विल बी द वैल्यू ऑफ Q इन दैट सिचुएशन। मान लो अगर कोई पेनल्टी नहीं लगती, जैसे कि आप लोगों का होता है, आप पेपर करते हो तो सही आंसर के आपको मार्क्स मिलते हैं, पर गलत आंसर के नंबर थोड़ी कटते हैं, पेनल्टी थोड़ी लगती है। सेम अगर उसकी पेनल्टी नहीं लगती तो Q की वैल्यू क्या होती, तो उस केस में Q की वैल्यू 0 होती। भाई जब आपके नंबर ही नहीं कट रहे ना तो 0 ही तो होगी। तो व्हाट इज़ हर फाइनल स्कोर आफ्टर द 3 राउंड, 3 राउंड के बाद उसके फाइनल स्कोर कितने हैं। तो अगर उसमें पेनल्टी लग रही है तो उसके फाइनल स्कोर इन तीनों को प्लस करके आ जाएंगे, जो कि होगा 8 + 2 10 + 5 15, 2 + 2 4 + 2 6 + 1 7 75। लेकिन अगर पेनल्टी नहीं लग रही तो 0 ही है ना, तो सिर्फ यही वाले लोगे आप, 7P 8P और 6P, ठीक है। दोनों से करते हैं, चलो यहाँ पर कह रहा है हर फाइनल स्कोर विल बी द सम ऑफ द 3 स्कोर, इन तीनों को प्लस कर दो वही उसका फाइनल स्कोर होगा। तो उन्होंने तीनों को पहले क्या किया, 7P + -3Q, ये सारे वो अल्फ़ाबेट्स लिख दिए जो आपके पास थे, ये रे 7P - 3Q 8P - 4Q 6P - 2Q, ठीक है। तो वो सब इन्होंने यहाँ पर ये लिख दिया। अब इन्होंने P वाले एक साथ लिख लिए लाइक टर्म्स, 7P 8P और 6P, और Q वाले तीनों एक साथ लिख लिए, ये तीनों। तो सॉल्व करके तीनों को प्लस किया, 21P आ गया, Q वालों को किया तो 9Q आ गया। फाइनली उसके फाइनल स्कोर्स इतने हो गए 21P - 9Q, जबकि उसकी फ्रेंड के स्कोर इतने थे तीनों राउंड में 23P - 7Q, उसके ज़्यादा थे, है ना, चारू के कम थे। तो ये चारू के स्कोर हैं वेरिएबल की फॉर्म में, हमने तो नंबर फॉर्म में निकाला है, ये वेरिएबल फॉर्म में है, और ये उसकी फ्रेंड के हैं। अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, गिव सम पॉसिबल स्कोर फॉर कृषिता इन द 3 राउंड सो दैट दे एड अप टू गिव 23P - 7Q। कह रहा है अब हमारे को तो डायरेक्ट बता दिया कि जो उसकी फ्रेंड है कृषिता उसके स्कोर इतने हैं, पर हमें ये नहीं बताया कि फर्स्ट राउंड में कितने हैं, सेकेंड राउंड में कितने हैं, थर्ड राउंड में कितने हैं, जैसे चारू के बताए थे। तो आपसे कह रहा है आप ऐसा कुछ बताओ, वो पॉसिबल स्कोर्स बताओ फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में, कि तीनों को प्लस करके उसका टोटल स्कोर इतना आया हो। क्लियर हुआ है यहाँ तक। तो खुद से बनानी है तो आप कुछ भी बना सकते हो यहाँ पर। चलो देखते हैं क्या क्या बनाएंगे। मैंने मान लिया फर्स्ट राउंड में उसके स्कोर थे, और सेकेंड राउंड में और थर्ड राउंड में। तो मैंने माना कि उसके फर्स्ट राउंड में जो स्कोर थे यहाँ पर, वो मैंने मान लिया 8P - 3Q थे। सेकेंड राउंड में मैंने मान लिया 6P - 2Q थे। थर्ड राउंड में मैंने मान लिया 9P - 2Q थे। तीनों को प्लस करती हूँ, 8 + 6 14 हो जाएगा। 14 में अगर मैं 9 को प्लस करती हूँ तो 23 आएगा। 3 + 2 5 + 2 7 हो गया। तो तीनों को प्लस करोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल स्कोर निकाल दो। तो 8P - 3Q + 6P - 2Q + 9P - 2Q। तो आंसर इज 8P + 6P + 9P - 3Q + 2Q + 2Q। तो 23P - 7Q। आप चाहो तो ये स्कोर्स और भी कोई और ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिए सेम वही लो, ठीक है। पर आंसर प्लस करके यही आना चाहिए जो उन्होंने स्कोर दिया है। क्लियर। अब आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कैन यू से हु स्कोर मोर, कैन यू एक्सप्लेन वाई। क्या आप बता सकते हो कि किसके स्कोर ज़्यादा हैं और क्यों हैं। तो देखो अगर आप यहाँ पर देखो तो चारू को कितनी पेनल्टी लगी, 7Q की लगी, जबकि कृषिका को चारू को 9Q की लगी और कृषिता को 7Q की लगी। तो किसका स्कोर ज़्यादा होगा, कृषिता का, क्योंकि उसे कम पेनल्टी लगी है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कृषिता स्कोर मोर देन चारू। हाउ मच मोर हैज कृषिता स्कोर देन चारू, कितना ज़्यादा किया, तो माइनस कर दो दोनों को। 23P - 7Q, इसमें से ये किसका स्कोर है, ये कृषिता का, इसमें से मैंने चारू के स्कोर को माइनस कर दिया।
अब आप इसे माइनस कैसे करोगे वो यहाँ ध्यान से देखो। देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का साइन आप चेंज कर दोगे, प्लस हो गया। -9p था ना, प्लस का 9p हो गया। अब 23p और 21p को एक साथ सॉल्व करोगे, ये लाइक टर्म्स हैं। 7q और 9q को एक साथ सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 2p और प्लस का 2q। तो कृषिता का स्कोर इतने से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चारू। तो अगले वाले में आपको सिंप्लीफाई करना था तो वो हमने यहाँ कर दिया। क्लियर? चलिए उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 है आपके पास, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है तो आप बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है जो इन्होंने मेथड लगाया उसी से करो। ये 4 हमने सीखा था ब्रैकेट के बाहर होता है तो अंदर इंटू का होता है, तो 4x प्लस का 4y हो गया और ये माइनस का y ऐसी है। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं आपके पास, तो 4y माइनस y आपके पास आ जाएगा 3y। ये आपका यहाँ पर हो गया सिंप्लीफाई। क्लियर? उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल नंबर 10 है, आर द एक्सप्रेशंस 5u एंड 5 + u इक्वल टू ईच अदर। क्या ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल हैं? नो, ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल नहीं है क्योंकि आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते हो, ये अनलाइक टर्म्स है और ये दोनों मल्टीप्लाई में। इसका मतलब है 5 × u और जो आपको दूसरा दिया है वो है 5 + u, तो बोथ द एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल। तो द एक्सप्रेशन 5u मीन्स 5 टाइम्स द नंबर u एंड द एक्सप्रेशन 5 + u मीन्स 5 मोर देन u। तो दीज टू बीइंग डिफरेंट ऑपरेशंस, यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं, एक प्लस का और एक मल्टीप्लाई का, तो ऑब्वियसली बात है वो अलग अलग वैल्यूज देंगे, तो दे शुड गिव डिफरेंट वैल्यू फॉर मोस्ट वैल्यू ऑफ u। आप u की कोई भी वैल्यू रखो फिर वो डिफरेंट वैल्यू ही देंगे। लेट अस चेक दिस। अब हम इसे यहाँ चेक करेंगे। तो एक पूरी टेबल हमें दे रखी है, हमको इसमें यहाँ पर क्या करना है, चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बिलो बाय रिप्लेसिंग द लैटर नंबर बाय नंबर्स। एन एग्जाम्पल इज शोन। एक एग्जाम्पल आपको यहाँ दे रखा है, देन कंपेयर द वैल्यूज दैट 5u + 5 + u टेक्स। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, चलो देखते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल आपको दिया, ये 5u है, तो u की वैल्यू 2 थी तो 5 × 2 10 हो गया। u की वैल्यू 11 है यहाँ पर, तो 5 × 11 हो जाएगा, आंसर 55 आ गया। u की वैल्यू यहाँ पर 8 है तो 5 × 8 = 40 हो गया। u की वैल्यू यहाँ पर 5 है तो 5 × 5 = 25 हो गया। अब 5 + u में देखो, u की वैल्यू 2 थी तो देखो 7 आ रहा है और यहाँ 10 आ रहा था। अब यहाँ पर 5 + 11 हो जाएगा तो आंसर कितना आ गया, 16। यहाँ पर 5 + 8 हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 13। यहाँ पर 5 + 5 हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 10। तो आप देख रहे हो u की वैल्यू सब में सेम थी पर दोनों एक्सप्रेशंस में जब पुट किया तो वैल्यूज अलग अलग आ रही है। तो आपसे वही कह रहे हैं, इफ़ द एक्सप्रेशन 5u and 5 + u are equal, then they should take the same value for any given value of h, but we can see that they do not, so these two expressions are not equal। कह रहा अगर ये दोनों सेम होते ना तो आप कोई सी भी वैल्यू ले लेते, u की आंसर सेम आता, बट एक्चुअल में ये दोनों सेम नहीं है क्योंकि इनकी वैल्यूज़ कहीं पर भी सेम नहीं आ रही हैं। और दूसरी बात इसमें अलग अलग ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं तो कैसे सेम हो सकता है ना। अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, आर द एक्सप्रेशंस 10y - 3 एंड 10y - 3 ब्रैकेट में इक्वल। क्या ये एक्सप्रेशंस इक्वल हैं? अगेन इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि ये 10y - 3 है लेकिन यहाँ ब्रैकेट के बाहर 10 है तो अंदर दोनों से इंटू होगा। ये 10y - 30 लिखा है, ये 10 इसके साथ भी इंटू का है और इसके साथ भी, तो दोनों की वैल्यू सेम कैसे हो सकती है, ठीक है ना। तो 10y - 3 शॉर्ट फॉर 10 × y - 3 मीन्स 3 लेस देन 10 टाइम्स y, but 10 bracket y - 3 short for 10 × y - 3 means 10 times 3 less than y। both are different concepts। वैल्यूज अगर मैं देखो यहाँ पर पुट करूँ, कह रहा है y की वैल्यू 0 रखो यहाँ पर, तो 10 × में 0 - 3 आंसर इज -3, तो 10 × में 7 - 3 तो आंसर इज 70 - 3 दैट इज 67, ठीक है ना। उसके बाद 10 × में 10 - 3 मीन्स 100 - 3 आंसर इज 97, और 2 रखेंगे तो 10 × में 2 - 3 दैट इज 20 - 3 आंसर इज 17। अब इसमें पुट करो तो 10 ब्रैकेट में 0 - 3
तो 10 इंटू में -3, आंसर इज -30। यहाँ पर पुट करो, y -3 है तो 7 -3, इट मीन्स 10 इंटू में 4, द आंसर इज 40। 10 -3, इट मीन्स 10 इंटू 7, आंसर इज 70। यहाँ पर आ जाएगा y की वैल्यू 2 है, 2 -3, इट मीन्स 10 इंटू -1, आंसर इज -10। तो आप देख लो अलग अलग आ रहे हैं। अब आपसे क्या कह रहे हैं, आफ्टर फिलिंग इन 2 डायग्राम्स डू यू थिंक द 2 एक्सप्रेशंस आर इक्वल। आपने इन दोनों डायग्राम्स को फिल किया तो क्या आपको लगता है कि ये दोनों आपके पास इक्वल है? नो, क्योंकि इक्वल वैल्यूज नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आप एग्जाम्पल नंबर 11 पे आते हैं। वट इज द सम ऑफ द नंबर्स इन द पिक्चर, अननोन वैल्यूज आर डिनोटेड बाय लैटर नंबर्स। कह रहे हैं इनका सम क्या होगा वो आपको बताना है। देयर आर मैनी वेज टू गो अबाउट इट, हेयर वी शो सम ऑफ देम। कई सारे तरीके हैं। तो आप क्या करोगे, 4 इंटू 3 r+s 4 इंटू 3, क्योंकि 3 बार 4 यहाँ लिखा है और 3 बार यहाँ लिखा है, और इन्हें प्लस कर लोगे। ठीक है, या फिर आप काउंट कर लो कि 3 कितनी बार लिखा हुआ है, 8 बार लिखा हुआ है, तो 8 इंटू 3, और 2 बार r है और 2 बार s है, r+r s+s, ऐसे कर सकते हो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, 4 बार 3 अंदर ले लिया और इसमें से 2 ये लिखा था, ये था आपके पास 24 + 2r + 2s, इसमें से आपने 2 को कॉमन ले लिया तो 12 + r + s बच गया। द 3 एक्सप्रेशन माइट सीम डिफरेंट, देखने में तीनों अलग लग रहे हैं, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे वी कैन सिंप्लीफाई ईच वन एंड सी दैट दे ऑल आर द सेम। सबका आंसर यही आएगा। आप इसे सॉल्व कर लो तो भी आपका आंसर यही आएगा, इसको करोगे तो भी यही आएगा, और इसको करोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप सॉरी एक एक्सप्रेशन को कई तरीके से लिख सकते हो, वो देखने में डिफरेंट ज़रूर लगेंगे पर उनकी वैल्यूज सेम हो सकती है। क्लियर? अब फिगर इट आउट के क्वेश्चन हैं, इससे रिलेटेड ही होंगे, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमने पूरा टॉपिक समझ लिया अपना, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। इस चैनल पे चैप्टर 1 to 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है पूरा चैप्टर, आप वहाँ से सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, उन्हें ज़रूर कवर कर लेना। इस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता देना। थैंक यू।